हेलो गाइस, पुनः स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई का पार्ट 9। अब आइए बच्चों देखते हैं विसरण और परासरण की प्रक्रिया को। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों शब्द हैं। विसरण जो है आपका गैस, द्रव या विलय पदार्थ का उसके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ जो गति की प्रक्रिया होती है उसी को विसरण कहते हैं। अब जैसे कोशिका है, उसके अंदर विभिन्न पदार्थों का जो आना जाना होता है वो इस विसरण प्रक्रिया द्वारा ही होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का होना, कोशिका का अपना लिए भोजन ग्रहण करना, ये सारा विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। जब कोशिका के अंदर बाहरी वातावरण की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो इस विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका के अंदर से बाहर चली जाती है। और जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है बाहरी वातावरण की तुलना में, तो बाहर का जो ऑक्सीजन है वो कोशिका के अंदर आ जाता है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो कोशिका के अंदर और बाहर आना जाना है वो इस विसरण प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। दूसरा जो है आपका परासरण। ये परासरण जो है एक अलग तरह का, विशेष तरह का विसरण प्रक्रिया ही है। ये जीवित कोशिकाओं में होती है। जैसे कोशिका जो है लिविंग है, हम समझ रहे हैं इस चीज़ को। कोशिका में क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है ना। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देगी और कुछ चीज़ों को अंदर नहीं जाने देगी। सेलेक्टिव परमिएबल इसीलिए उसको कहते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का इस परासरण प्रक्रिया में होना बहुत जरूरी है। जहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली उपस्थित नहीं होगी वहाँ विसरण की प्रक्रिया नहीं होगी। जहाँ कहीं भी विसरण शब्द आएगा तुरंत दिमाग में क्या लाना है, अर्धपारगम्य झिल्ली सोचना है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पानी का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन की प्रक्रिया होगी, वही परासरण होगा। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। एक बीकर लिया है इस तरह से और इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। ये जो आपको ग्रीन पार्टीशन नजर आ रही है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, जिसको मैं यहाँ पर SPM लिख रही हूँ। SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में इसको अर्धपारगम्य झिल्ली बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगाने की वजह से दो कंपार्टमेंट बन जा रहे हैं, दो भाग बन जा रहा है। एक भाग में क्या करेंगे, पानी डालेंगे और दूसरे वाले भाग में चीनी या नमक का बना हुआ घोल डालेंगे। और ऐसा करेंगे यहाँ पर कि पानी की मात्रा को ज़्यादा रखेंगे इस घोल की मात्रा की तुलना में, ठीक है। अब क्या होगा, अब बच्चों ये जो पानी है इसका वाष्प दाब जो है, जो इसके ऊपर दबाव बन रहा है वो ज़्यादा होगा इस घोल के वाष्प दाब की तुलना में। फिर क्या होगा, इस पर प्रेशर क्रिएट होना शुरू होगा, दबाव लगना शुरू होगा ऊपर से। और जब दाब लगेगी तो ये क्या करेगी, इस अर्धपारगम्य झिल्ली में क्या है, छिद्र हैं, छिद्रदार है ना। तो इसके थ्रू क्या करेगा, पानी इधर की तरफ पास करना शुरू कर देगा। और ये तब तक इधर पानी मूव करेगा, पास करेगा, जब तक कि दोनों का जो वाष्प दाब है इक्वल ना हो जाए। देखिए यहाँ पर थोड़ी देर बाद देखेंगे पानी का जो लेवल है वो नीचे की तरफ चला गया। देख रहे हैं यहाँ पर पानी का लेवल ज़्यादा था और पानी का लेवल यहाँ पर कम हो गया है। और जो यहाँ पानी है वो इधर मूव करते गया और तब तक मूव किया जब दोनों तरफ का कंसंट्रेशन जो है इक्वल नहीं हो गया। और यही जो है आपकी परासरण की प्रक्रिया है। और जो पौधों में पानी संचित रहता है या फिर जड़ों से पानी का ऊपर की तरफ चढ़ना प्रक्रिया जो होती है, या फिर जो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके द्वारा जो भोजन संचित रहता है उसको विभिन्न भागों में भेजा जाता है, उसमें भी आपका ये परासरण प्रक्रिया इन्वॉल्व रहता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि विसरण और परासरण की प्रक्रिया जो है कहाँ कहाँ पे हो रही है और ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि ये विसरण और परासरण की प्रक्रिया जो है कितना उपयोगी है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लेकर के इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जो आपका विलयन है अति पराश्री है या फिर सम पराश्री है या फिर अल्प पराश्री है, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है विलयन के कंसंट्रेशन, विलयन के सांद्रता के बदलते रहने से। कि बच्चों यहाँ पर 3 तरह का विलयन लिया गया, अति पराश्री विलयन, सम पराश्री विलयन और अल्प पराश्री विलयन। इस अति पराश्री विलयन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं इंग्लिश में। और नाम से ही जैसे कि आपको पता चल रहा है अति मीन्स ज़्यादा, है ना। तो वैसा सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर एक तराजू जैसा मैंने कुछ बना रखा है और इसमें दिख रहा है कि इधर चीनी है और इधर पानी है। तो पानी का लेवल जो है इस तरह से दिखा रहा है तराजू पे और चीनी का इधर।
तो देखिए इस लॉजिक को आप अपने माइंड में रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई चीज़ तौलते हैं हम, तो जो चीज़ ज़्यादा होती है वो क्या हो जाता है, झुक जाता है ना, और जिधर कम रहता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये ऊपर की तरफ पानी है और चीनी नीचे की तरफ तराजू पे। इट मीन्स कि पानी की मात्रा जो है इस बिलियन में क्या है, कम है। जो पानी की सांद्रता है वो इस बर्तन में कम है। अब इसमें क्या करेंगे, आरबीसी डाल देंगे। आरबीसी जो क्या है, ब्लड का कंपोनेंट है, लाल रक्त कणिकाएं, है ना। अब जो ये बिलियन है जिसमें आरबीसी को डाला गया, आरबीसी एक तरह का कोशिका है ना, और इस कोशिका में पानी की सांद्रता जो है वो ज़्यादा है इस बाहरी बिलियन के पानी की सांद्रता से। तो क्या करेगा, ये आरबीसी का पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। कहने के मतलब उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गमन करेगा। देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से आपको ग्रीन एरो से दिखा रही हूँ, पानी इस तरह से बाहर निकलते हुए एरो के द्वारा, है ना। वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी का, वाटर का फ्लो यहाँ पर हो गया, जिसकी वजह से क्या होगी, आरबीसी सिकुड़ जाएगी। यहाँ पे श्रिंकेज आरबीसी आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरे वाले सोल्यूशन पे आइए। दूसरा जो है आपका समपराश्रयी बिलियन, नाम से लग रहा है सम मीन्स इक्वल। वैसा बिलियन जिसमें चीनी और पानी की मात्रा जो है इक्वल होएगी इस बिलियन में, और इसको इंग्लिश में आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कहेंगे। तो जब सांद्रता जो है कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर दोनों तरफ बराबर है, तो पानी का मूवमेंट किधर होगा, दोनों तरफ इक्वल होगा। क्या होगा या नहीं होगा, ये सोचेंगे पहले तो पानी का मूवमेंट जो है, पानी का गमन जो है यहाँ पर होगा, लेकिन दोनों तरफ बराबर होगा। इस तरह से जो आरबीसी का साइज है वो नहीं चेंज होगा। जितनी पानी उसके अंदर जाएगी उतनी बाहर भी निकल जाएगी, जितनी बाहर निकलेगी उतनी अंदर भी चली जाएगी, क्योंकि बिलियन कैसा है, समपराश्रयी बिलियन है। जो आरबीसी के अंदर पानी की सांद्रता है वही बाहर के बिलियन में भी पानी की सांद्रता है। इस तरह से इस प्रकार के बिलियन को समपराश्रयी बिलियन कहते हैं, और आरबीसी के शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और तीसरा जो है आपका अल्पराश्रयी बिलियन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अल्प मीन्स कम, और इस अल्पराश्रयी बिलियन को इंग्लिश में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जैसा कि इस डायग्राम से, तराजू वाले डायग्राम से भी देखिए, पानी का डायरेक्शन इधर नीचे दिख रहा है। इट मीन्स कि पानी का जो कंसंट्रेशन है, पानी की जो सांद्रता है बिलियन में, वो इस कोशिका की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। तो जब बाहरी वातावरण में, बाहरी बिलियन में पानी की सांद्रता कोशिका की तुलना में ज़्यादा है, तो क्या करेगा, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और ये बाहरी वातावरण से, बाहरी बिलियन से पानी आरबीसी के अंदर चलने लगेगी, और आरबीसी जो है फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इस तरह से देख रहे हैं बच्चों कि ये जो 3 तरह के बिलियन हैं किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें किसी जंतु कोशिका को हमने डाला, तो सेम इसी चीज़ को आप किशमिश पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। घर में भी आप इस प्रैक्टिकल को करके देखेंगे कैसे होता है। किशमिश को पानी में आप डिप करिएगा तो किशमिश जो है फूल जाएगी, और फिर उसी फुली हुई किशमिश को फिर दूसरे बिलियन में डाल दीजिए, तो फुली हुई किशमिश से पानी निकल के बाहर आ जाएगी और किशमिश आपका श्रिंक हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से आपका जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर जो है बच्चों यहाँ पर आपका फिनिश हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आई होगी।